गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है AJIS एकेडमी पर। मैं हूं पवन धनगर, आपका साइंस टीचर। और स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, वो है साउंड। ठीक है, साउंड हम लोअर क्लासेस में भी पढ़ के आए हुए हैं। 9th-10th में भी साउंड चैप्टर था, हमने पढ़ा था अच्छे से। ठीक है, तो आज हम उसी चैप्टर को थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, और ये जो चैप्टर है इससे कई सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और नेक्स्ट जो एग्ज़ाम्स आने वाली हैं उनमें भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग सभी इसे थोड़ा सा ध्यान दे करके पढ़िएगा। ठीक है, चैप्टर जो हमारा टॉपिक है आज का वो है साउंड। साउंड को हिंदी में कहा जाता है ध्वनि। किसी भी प्रकार का जो नाद होता है, जो ध्वनि होती है। ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा है, ये भी एक ध्वनि है। मोबाइल में हम गाने सुनते हैं, वो भी एक ध्वनि है। वीडियो चल रहा है, वो भी एक ध्वनि है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट्स आपस में कोलैप्स किए या कोलाइड किए, मतलब टकराएं, तो उनसे भी एक साउंड निकलता है, वो भी एक ध्वनि है। मतलब कि ज़रूरी नहीं है, देखो ध्वनि से हम ज़्यादातर क्या समझते हैं कि ध्वनि जो है केवल जो हम बोलते हैं, ठीक है, वो एक साउंड है, वो एक ध्वनि। ऐसा नहीं है। ठीक है, ध्वनि का मतलब कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो फ्रीक्वेंसी या वो जो साउंड है वो हम समझ सकें। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से टैप कर रहा हूँ, तो ये भी एक साउंड है। ठीक है, ये भी उसी तरीके की वेव है जो कि हम बोल रहे हैं जब ये जनरेट हो रही है। ठीक है, तो हमारे बोलने वाला ही साउंड केवल साउंड नहीं होता। ऐसा कोई भी वेव या ऐसा कोई भी साउंड जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट से के वाइब्रेशन से जनरेट हो रहा हो, उसे हम साउंड कहेंगे। तो हम उसके बारे में बात करते हैं। चलो, तो साउंड को सबसे पहले हम कैसे डिफाइन करेंगे कि साउंड होता क्या है। ठीक है, तो जो ध्वनि है, जो साउंड है, वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, क्या है? एक ये भी फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब कि ऊर्जा का ही एक रूप है। हमें पता है कि लाइट जो है वो भी ऊर्जा का ही एक रूप है। उसी तरीके से साउंड जो है वो भी ऊर्जा का ही एक रूप होता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, और साउंड ट्रेवल भी करता है, मतलब कि हम बोल रहे हैं, आप तक साउंड जा रहा है, या मेरे सामने कोई पर्सन खड़ा हुआ है उस तक साउंड जा रहा है, आपका साउंड किसी दूसरे पर्सन पर जा रहा है। तो कहने का मतलब कि साउंड की जो वेव है वो ट्रेवल भी कर रही है। ठीक है, तो फॉर्म ऑफ एनर्जी ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये प्रोड्यूस कैसे होता है, इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, मतलब कि ये उत्पन्न कैसे होती है। ध्वनि हमने कहा कि तरंगे होती हैं, वो कैसी तरंगे हैं, कौन सी है, वो हम बाद में अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि ये उत्पन्न कैसे होता है, कोई भी ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। हम बोल रहे हैं तो हमारे मुंह से ये आवाज़ क्यों निकल रही है, कैसे निकल रही है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो साउंड है वो उसका प्रोडक्शन कब होता है, जबकि किसी ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन हो रहा हो, किसी ऑब्जेक्ट में कंपन हो रहा हो, तब वहां से साउंड निकलता है। ठीक है, अब जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारे बोलने पर हमारे लिप्स वाइब्रेट करते हैं, हमारी जो टंग है वो वाइब्रेट करती है, और इन सभी से थोड़ा सा और आप इंटरनल एरिया की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर हमारे गले पर एक वोकल कॉर्ड होता है। ठीक है, एक ध्वनि यंत्र होता है, वोकल कॉर्ड होता है, जो कि साउंड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जिसके बारे में हम बायोलॉजी में बात करेंगे। ठीक है, ये एक साउंड बॉक्स है जो हमारे गले में यहाँ पर होता है, और इसी से ध्वनि तरंगे या ध्वनि जो हम बोलते हैं, अलग अलग प्रकार की आवाज़ें निकालते हैं, वो सब इसी वोकल कॉर्ड से जो है उत्पन्न होती है या जनरेट होती है। ठीक, तो अब इसमें क्या होता है, इस वोकल कॉर्ड में ये इस तरीके का एक, मैं छोटा सा इसमें थोड़ा सा फटाफट बता देता हूँ, इस तरीके का स्ट्रक्चर है। उसमें फिलामेंट्स होते हैं, फाइबर्स जिनको हम बोल सकते हैं, तंतु होते हैं, जो हवा की वजह से, है ना, जब हम बोलते हैं तो हवा पास होती है उनके अंदर से, जिसकी वजह से उनमें वाइब्रेशन होता है, और इसी वजह से साउंड जो है जनरेट होता है। ठीक है, बिना आप हवा को अंदर लिए हम बोल नहीं सकते, किसी भी प्रकार का कोई साउंड नहीं निकाल सकते। भाई, जो लंग्स में हमारे एयर है, अगर वो एयर पास होगी तो भी वो वाइब्रेट करेंगे, तब भी साउंड जो है जनरेट होगा। ठीक है, बट बिना एयर के पास हुए वो वाइब्रेशन नहीं होगा, और इस वजह से साउंड भी जनरेट नहीं हो सकता है। तो वोकल कॉर्ड, हमारे अंदर जो वोकल कॉर्ड होता है, एक ध्वनि यंत्र होता है, साउंड बॉक्स होता है, जिसमें फिलामेंट्स होते हैं, तंतु होते हैं, जिनमें वाइब्रेशन की वजह से जो है ध्वनि उत्पन्न होती है अलग अलग प्रकार की। ठीक, तो हम कह सकते हैं, ठीक है, वी कैन से दैट कि जो साउंड है वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, साउंड वाइब्रेशन से प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक, कोई भी सरफेस है, मान लो ये कोई ड्रम है, ठीक है, या इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट है, अगर हम इसको वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, हमने देखा होगा ना कि जो आपका किसी भी का म्यूजिकल एक इंस्ट्रूमेंट जिसको हम तबला बोलते हैं, या फिर और कोई भी हो सकता है,
तो उसको हम बजाते हैं, वाइब्रेट करते हैं, तो उसके ऊपर जो जो स्किन लगी होती है या जो उसका ऊपर का जो लेयर होता है उस पर हम वाइब्रेट करते हैं, उस पर हम हाथ से मारते हैं या किसी अदर लकड़ी या और किसी भी तरीके का बना हुआ कोई ऑब्जेक्ट होता है उससे हिट करते हैं, तो वो वाइब्रेट होता है जिससे साउंड जो है जनरेट होता है। ठीक, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड जो है वो किसकी वजह से होता है, वाइब्रेशन की वजह से होता है, कंपन की वजह से होता है। ठीक, फिर दूसरा है साउंड जो है, मान लीजिए ये प्लेस ए है और ये प्लेस बी है, यहाँ से साउंड जो है प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हुआ है और साउंड को यहाँ तक जाना है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक साउंड या ध्वनि की तरंगे जो है वो कैसे पहुँचती है। भाई हमने कहा कि वाइब्रेशन से उत्पन्न होती है, पर पहुँचती किस प्रकार से है, तो पहुँचने का जो उनका जो मीडियम होता है या पहुँचने की जो रीज़न होता है वो भी वाइब्रेशन ही होता है, कंपन ही होता है। कैसे भाई, यहाँ ए पॉइंट से ध्वनि तरंगे उत्पन्न हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, बी पॉइंट तक उन्हें जाना है, बीच में यहाँ पर क्या है, बीच में पूरे एयर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इस तरीके से हम उसको समझ सकते हैं, ये एयर के पार्टिकल्स हैं सारे। अब ए पॉइंट से जो है साउंड जनरेट हुआ, यहाँ से साउंड जनरेट हुआ, अब उस साउंड की वजह से इन एयर के पार्टिकल्स में वाइब्रेशन शुरू हुआ, ठीक है, एयर के जो पार्टिकल्स हैं, जो हवा के जो कण हैं, उनमें कंपन शुरू हुआ, उनमें वाइब्रेशन शुरू हुआ। अब एक कण जब कंपन करता है तो वो दूसरे कण से टकराता है, इसी तरीके से वो अगले कण को भी कंपित कर देता है, मतलब कि जो नेक्स्ट पार्टिकल है वो भी वाइब्रेट होने लगता है, और इस तरीके से यहाँ से जो वाइब्रेशन शुरू होता है वो एक दूसरे से टकराते हुए, एक दूसरे को हिट करते हुए वाइब्रेशन कहाँ तक पहुँच जाता है, बी पॉइंट तक, है ना, और यहाँ पर जो भी पर्सन या जो भी रिसीवर वगैरह जो भी है वहाँ तक जो साउंड है हमारा वो पहुँच जाता है। मतलब कि साउंड का प्रोडक्शन, साउंड का प्रोपेगेशन, ये दोनों ही किसकी वजह से होते हैं, वाइब्रेशन की वजह से, कंपन की वजह से होते हैं। ठीक है, अगर कंपन नहीं होगा तो साउंड ना तो प्रोड्यूस होगा और ना ही साउंड एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रेवल कर पाएगा। फाइन, अब देखो हमने कहा कि वाइब्रेशन की वजह से यहाँ पर जो साउंड है वो प्रोपेगेट हो रहा है या आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम वाइब्रेशन अगर नहीं है तो साउंड आगे नहीं जा पाएगा, मीन्स कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर मीडियम की रिक्वायरमेंट है, किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता है, चाहे वो माध्यम एयर हो सकता है, साउंड जो मीडियम है वो एयर हो सकता है, वो माध्यम लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है, वो माध्यम सॉलिड भी हो सकता है, मतलब मीडियम होना चाहिए। साउंड की वेव जो है उसको ट्रैवल करने के लिए, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो मीडियम कोई सा भी हो, एयर हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो। फाइन, तो इसी वजह से जो है, अब जब देखो एयर होगी तभी तो उसके पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे, लिक्विड होगा तभी लिक्विड के पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे, सॉलिड के साथ भी यही होगा, तो जब पार्टिकल्स होंगे मींस मीडियम होगा तो ही साउंड उसको वाइब्रेट करेगा और इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। फाइन, तो यहाँ पर हम एक चीज़ और कह सकते हैं कि जो साउंड की वेव है या जो साउंड है, आवाज़ है, उसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो प्रोडक्शन, प्रोपेगेशन दोनों वाइब्रेशन की वजह से होता है, और वाइब्रेशन के लिए क्या जरूरी है, मीडियम जरूरी है, इसलिए वी कैन से दैट कि साउंड को जो है प्रोपेगेट करने के लिए एक जगह से और यही तो वजह होती है कि स्पेस से साउंड हम तक नहीं पहुंच पाता, वैक्यूम के अंदर साउंड ट्रेवल नहीं कर पाता। भाई देखो होता क्या है कि स्पेस में तो बहुत सारे स्टार्स हैं, है ना, वहाँ पर कई तरीके के ब्लास्ट होते रहते हैं, सुपरनोवा ब्लास्ट होता है किसी स्टार में, ठीक है, कोई स्टार जो है जनरेट हो रहा है या कोई स्टार मर रहा है, तो वहाँ पर कई तरीके का जो है एक वायलेंट एटमॉस्फेयर होता है। स्पेस का जो एटमॉस्फेयर है किसी भी स्टार का स्पेशली, वो कैसा है, वायलेंट है, बहुत ज़्यादा, कई तरह की टक्करें हो रही है, कोई ग्रह दूसरे ग्रह से टकरा रहा है, तो बहुत सारा साउंड है, बट उनमें से कोई भी साउंड हम तक नहीं पहुंच पाता है। वाई, क्यों, क्योंकि वहां पर कोई मीडियम नहीं है, स्पेस में ना एयर है, ना पानी है, ना कोई सॉलिड है, तो इसी वजह से हम उन किसी भी आवाज़ को सुन नहीं पाते हैं। अदरवाइज तो क्या होता कि हम लोगों के लिए रहना मुश्किल हो जाता, और क्योंकि इतने सारे ब्लास्ट की इतनी सारी आवाज़ें यूनिवर्स में तो करोड़ों अरबों तारे हैं, तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ब्लास्ट होता ही रहता है, तो वो जो साउंड है वो हम तक पहुँचता और हम लोगों को उससे डिस्टर्बेंस होता, बट ऐसा नहीं होता है, स्पेस में साउंड ट्रेवल नहीं कर पाता, इसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया, हमने थोड़ी सी डेफिनेशन की बात कर ली। अब देखो कि साउंड हमने कहा कि फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ही एक रूप है, और ये ट्रेवल किस फॉर्म में करता है, साउंड जो है एक वेव होता है। ठीक है, साउंड क्या होता है, वेव होता है, मतलब कि तरंग होता है।
तरंग, ठीक है। तरंग हमने देखी होगी ना, इस तरीके से यूं, इस तरीके से ये आगे बढ़ती, इस प्रकार की तरंग है। बट साउंड इस तरह की तरंग नहीं होता है, वो अलग प्रकार की होता है, बट एक वेव होता है, एक तरंग होता है। जैसे पानी में पत्थर मारने पर तरंग बनती है तो वो किनारे तक जाती है, वैसे ही साउंड भी क्या है, एक तरंग है, एक वेव है, जो कि एक जगह से बनती है और प्रोपेगेट होती है, आगे की तरफ बढ़ती जाती है, ठीक। अब हमने पढ़ा था कि लाइट जो है वो भी क्या है, वो भी एक वेव है, वो भी एक तरंग है। तो लाइट की जो वेव है और साउंड की जो वेव है, मतलब प्रकाश की जो तरंग है और ध्वनि की जो तरंग है, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, बेसिक डिफरेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है ना, कि भाई लाइट की वेव और साउंड की वेव दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है। तो उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले जो साउंड की वेव है वो किस प्रकार की वेव है, वो वहां लिखा हुआ है, ये मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव का मतलब है यांत्रिक तरंग है, ठीक है, यांत्रिक तरंग। अब यांत्रिक तरंग किसको कहते हैं वो समझो जरा, ठीक है। यांत्रिक तरंग का मतलब होता है, यांत्रिक तरंग का मतलब है कि भाई देखो, जब कोई वेव आगे बढ़ती है, ठीक है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, ये वेव आगे बढ़ रही है। अब वेव जब आगे बढ़ रही है तो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जिनको वो वाइब्रेट कर रही है, उनका जो वाइब्रेशन है, ठीक है, अगर उनका वाइब्रेशन वेव की डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, जैसे ये वेव है, इसकी डायरेक्शन है, अब पार्टिकल्स भी किस तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं, वेव इस तरफ जा रही है तो पार्टिकल भी इस तरीके से वाइब्रेट कर रहे हैं, मतलब कि वेव के जो है पैरेलल, मतलब उनका वाइब्रेशन की डायरेक्शन कैसी है, वेव के पैरेलल। वेव अगर इस तरफ जा रही है, ठीक है, तो जो आपका पार्टिकल्स का वाइब्रेशन है वो भी कैसा हो रहा है, वो भी इस तरीके से हो रहा है। ये वेव चल रही है और ये पार्टिकल वाइब्रेट हो रहे हैं, बात समझ में आ रही है। मतलब कि वेव की जो डायरेक्शन है, तरंग की जो दिशा है, उस दिशा के समानांतर या उस दिशा में ही पार्टिकल्स या कणों का कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, और इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव, ठीक है, इसको हम मैकेनिकल वेव कहते हैं। और या इसका एक और नाम है, इसको लॉन्जिट्यूडनल वेव भी कहा जाता है, ठीक है, लॉन्जिट्यूडनल वेव या मैकेनिकल वेव इसको हम कह सकते हैं, ठीक। बट लाइट के साथ ऐसा नहीं। लाइट कैसी वेव है, लाइट नॉन मैकेनिकल वेव से, मतलब कि लाइट की जो वेव अगर ट्रेवल कर रही है तो उसके पार्टिकल इस तरीके से वाइब्रेट करेंगे, उसके परपेंडिकुलर, मतलब कि 90 डिग्री के एंगल पर। भाई लाइट की वेव ये चली जा रही है और उसके पार्टिकल इस तरीके से वाइब्रेट कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है। तो साउंड की वेव के पार्टिकल इस तरीके से वाइब्रेट कर रहे हैं और लाइट की वेव के पार्टिकल से वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। लाइट की वेव नॉन मैकेनिकल है, ठीक है, साउंड की जो वेव है वो मैकेनिकल वेव है। ये ट्रांसफर वेव है, ठीक है, मतलब अनुप्रस्थ तरंग है, और ये अनुदैर्घ्य, हिंदी में अगर बोले तो ये अनुप्रस्थ है और ये कैसी है, अनुदैर्घ्य है। फाइन। अब देखो अगली चीज कि साउंड, जो लाइट की स्पीड है वो तो बहुत ज़्यादा हमें पता है कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। और बट साउंड का स्पीड उतना नहीं होता है। साउंड का स्पीड जो, अगर एयर की बात करें तो साउंड की एयर में जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, एयर में जो स्पीड है वो अप्रॉक्स जो होती है 12 ठीक है, मतलब कि 1200 किलोमीटर पर आवर, 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होती है ध्वनि की, ठीक है। तो ध्वनि की रफ्तार प्रकाश की गति से बहुत कम होती है, और यही कारण होता है कि जब बादलों में बिजली चमकती है, आकाश में जब लाइटनिंग होती है, तो उसका जो लाइट है वो पहले दिखाई देता है और उसका जो साउंड है वो बहुत देर बाद सुनाई देता है। क्यों? क्योंकि साउंड का जो स्पीड है वो कैसा है, साउंड का स्पीड बहुत ही कम है, और आपका जो लाइट है, लाइट की जो वेव है उसका स्पीड कैसा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अंतर है, दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि अगर हम नाइट में, जब हम दिवाली अभी गई है तो हमने कोई रॉकेट जलाया, कोई पटाखा जलाया, तो वो ऊपर जाकर ब्लास्ट करता है, ठीक है, तो उसका जो लाइट है वो हमको पहले दिखाई देता है, बट उसका साउंड बाद में सुनाई देता है। उसका भी रीजन यही है कि साउंड का स्पीड लाइट के स्पीड से बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक। तो ये दो डिफरेंस हुआ है। अगला देखें हम, ठीक है, तो आप देखो लाइट की जो वेव है उसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सन का लाइट हम तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि सन और हमारे बीच में क्या है, वैक्यूम है। भाई ये सन है और ये अर्थ है, और सन और अर्थ के बीच में क्या है, कुछ नहीं है, वैक्यूम है। तो अगर उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती तो सनलाइट यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। बट लाइट की जो वेव है वो एक तरह का रेडिएशन है, उसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ,
पर उसकी गति पर माध्यम का प्रभाव अवश्य पड़ता है, मतलब कि मीडियम उसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि मीडियम नहीं है तो स्पीड उसका जो ट्रेवलिंग है वो रुक जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बट साउंड के साथ ऐसा होता है, साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है, अगर मीडियम नहीं है तो साउंड ट्रेवल नहीं कर पाएगा, ठीक। चलिए ये एक चीज़ हो गई। अब देखो अलग अलग मीडियम में लाइट और साउंड के स्पीड की बात करते हैं। तो जो लाइट होता है उसका सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ पर होगा, ठीक है। लाइट का सबसे ज़्यादा स्पीड एयर में होगा, ठीक है, लिक्विड में होगा या सॉलिड में होगा, ठीक है। ये एक क्वेश्चन आता है, इसमें बहुत कंफ्यूजिंग भी होता है, ठीक है। कई बच्चे साउंड और लाइट में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आज वो कंफ्यूजन हम देख लेते हैं। एयर का मतलब यहाँ पर गैस है ना। तो अगर हम लाइट की बात करें, प्रकाश की बात करें, तो प्रकाश की गति सबसे ज्यादा किस में होगी, प्रकाश की गति सबसे ज्यादा होगी गैस में, उससे कम किस में होगी, द्रव में, और सबसे कम किस में होगी, ठोस में। मतलब कि गैस में प्रकाश सबसे तेज गति से ट्रेवल करता है, और अगर गैस नहीं है मतलब वैक्यूम है ना, तो सबसे ज़्यादा वैक्यूम में ही लाइट का स्पीड होता है। वैक्यूम के बाद अगर मीडियम की बात करें तो गैस में सबसे ज़्यादा ट्रेवल करेगा और सबसे ज़्यादा गति से, मतलब स्पीड ज़्यादा होगी, लिक्विड में कम, सॉलिड में सबसे कम, ठीक है। ये लाइट के लिए हमने कहा, ठीक है। और इसीलिए तो होता है ना कि जब लाइट जो है गैस से लिक्विड में जाता है, तो अभी हमने लाइट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि उसकी जो रेज होती है वो बैंड हो जाती है, मुड़ जाती है ना, इसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, ये पढ़ा था हमने। तो मतलब कि उसकी गति को प्रभावित करती है। मीडियम जितना डेंसर, मीडियम जितना डाइल्यूट होगा, लाइट का स्पीड उतना ही ज्यादा होगा, और मीडियम अगर डेंस हो गया तो लाइट का स्पीड कम हो जाएगा, फाइन। बट साउंड के साथ उल्टा है। साउंड को क्या चाहिए, साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता है, उसको माध्यम के कणों की आवश्यकता है। क्योंकि अगर मीडियम के पार्टिकल्स नहीं होंगे तो साउंड वाइब्रेट किसको करेगा, है ना। यहाँ पर साउंड मान लीजिए जनरेट हुआ, ये साउंड है कोई, है ना, ये साउंड जनरेट हुआ, उसने एक पार्टिकल को वाइब्रेट किया, उसने दूसरे को हिट किया, उसने तीसरे को, इस तरीके से जो साउंड है वो यहाँ तक पहुँचेगा। तो अगर मीडियम ही नहीं है मतलब कोई पार्टिकल नहीं है, कोई पार्टिकल नहीं है मतलब आप कितना भी चिल्लाते रहो, वैक्यूम के अंदर खड़े होकर आपकी आवाज़ आपके पास में खड़े हुए व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि कोई वहां पर मीडियम अवेलेबल नहीं है, ठीक है। एक रूम में अगर हम वैक्यूम क्रिएट करें और उसके अंदर हम साउंड प्रोड्यूस करें, ठीक है, तो वहां पर आपका जो साउंड है, किसी का भी साउंड है, वो अदर पर्सन तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि वहां कोई माध्यम नहीं है, और माध्यम नहीं है तो वाइब्रेशन नहीं है, वाइब्रेशन नहीं है तो साउंड का प्रोपेगेशन भी नहीं है, ठीक। इतनी चीज क्लियर। अब देखो कि इन तीनों में से किसमें सबसे ज्यादा साउंड की स्पीड होगी, तो साउंड की जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा होती है सॉलिड के अंदर, रीजन अभी बताऊंगा मैं, है ना। उससे कम होती है लिक्विड के अंदर, ये उल्टा होता है, लाइट के कंपैरिजन में पूरा का पूरा अपोजिट है, और सबसे कम होगी गैस में, ठीक है। अब इसका कारण समझे, ध्वनि की गति सबसे ज्यादा है ठोस में, है ना, फिर उससे कम है द्रव में, और सबसे कम है गैस में। मतलब जो हम गैस में बोल रहे हैं, जो हम एयर में अभी हम बात कर रहे हैं, वहां पर साउंड का स्पीड कैसा है, वो कम है, किसके कंपैरिजन में, वो सॉलिड के कंपैरिजन में। अब यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि भाई सॉलिड में कैसे वेव ट्रेवल कर सकती है ना, तो वो भी हम देखते हैं। देखो सबसे पहले उसका रीजन समझो भाई, सॉलिड का मतलब क्या होता है, सॉलिड का मतलब जिसका फिक्स शेप है और फिक्स उसका साइज होता है। साइज और शेप मतलब उसका शेप तो हम ना कहें फिक्स है, बट एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि उसके जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उसके जो पार्टिकल्स है वो बहुत पास और वेल अरेंज्ड होते हैं, मतलब कि बहुत ही व्यवस्थित तरीके से एक दूसरे के साथ वो अरेंज होते हैं। जैसे ठोस के जो कण हैं वो देखो आप जरा, इस तरीके से बहुत ही पास है एक दूसरे के, है ना, ये इस तरीके से ठोस के कण सॉलिड पार्टिकल्स अरेंज है। लिक्विड के पार्टिकल अगर हम देखेंगे तो इनमें थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस आने लगता है इस तरीके से, है ना, तो यहाँ पर पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है। और गैस में अगर देखोगे तो गैस में तो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, और इसी वजह से अब देखो क्या हो रहा है, मान लो यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस हुआ, है ना, ये साउंड यहाँ पर कोई भी प्रोड्यूस हुआ, अब उसने जैसे ही इस पार्टिकल को वाइब्रेट किया तो ये तो उससे अपने बगल वाले पार्टिकल से जुड़ा हुआ, अटैच है, तो वो तुरंत अपने नेक्स्ट जो पार्टिकल है उसको भी वाइब्रेट कर देगा, और वो जो वाइब्रेशन यहाँ पर जनरेट हुआ है वो इजीली और आसानी से, बड़ी तेजी से दूसरे एंड तक पहुंच जाएगा। जो नेक्स्ट एंड है, जो अगला सिरा है, वहां तक ये आसानी से पहुंच जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप मान लीजिए कोई बड़ा एक स्टील का रेलिंग है, उस पर एक तरफ खड़े होकर किसी चीज से हिट कीजिए, उसको बजाइए,
तो दूसरी तरफ अगर हम कान लगा के सुनते हैं तो बहुत ही तेजी से और बहुत ही जल्दी साउंड वहां पर पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि सारे पार्टिकल्स पास पास में है, ठीक है। एक को वाइब्रेट किया तो फटाफट दूसरे को वाइब्रेशन पास हो जाएगा और इसीलिए साउंड का जो प्रोपेगेशन है वो बहुत तेजी से होगा। फाइन। अब देखो दूसरा, लिक्विड में क्या स्थिति है, द्रव के जो कण हैं वो एक दूसरे से दूर है, थोड़ी सी दूर है, किसके कंपैरिजन में, लिक्विड के। और ये आपस में किस तरीके से अटैच है, ये सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़े वीक अट्रैक्शन फोर्सेस हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है और तरह तरह की बॉन्डिंग हो सकती है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर यहाँ पर कोई साउंड जनरेट हुआ इस तरीके से, उसने इस पार्टिकल को वाइब्रेट किया, अब इसका वाइब्रेशन नेक्स्ट पार्टिकल तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, है ना। और इसी वजह से लिक्विड में जो साउंड का स्पीड है वो सॉलिड से कैसा आएगा, कम आएगा, ठीक है। यहाँ सब पास पास में है, एक पर कोई इफेक्ट पड़ा तो वो इफेक्ट तुरंत दूसरे पर दिखाई देगा, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। इसमें वाइब्रेशन हुआ, यहाँ तक वाइब्रेशन पहुँचने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा और एंड तक पहुँचने में और टाइम लग जाएगा, इसीलिए लिक्विड में साउंड का स्पीड कैसा है, कम है, ठीक। अगला देखो, गैस में क्या है, गैस में पार्टिकल बहुत ज़्यादा दूर दूर है। इस पार्टिकल को आपने वाइब्रेट किया, देन आपको नेक्स्ट पार्टिकल में वाइब्रेशन होने तक और ज़्यादा टाइम लगेगा और इसी वजह से गैस में जो पार्टिकल्स हैं, गैस में जो साउंड है उसकी जो स्पीड है, उसकी जो चाल है वो बहुत ही कम हो जाती है, किसके कंपैरिजन में, सॉलिड के कंपैरिजन में। अगर हम कंपेयर करें तो गैस में जो भी आपकी स्पीड होती है उससे लगभग 4 से 6 गुना स्पीड लिक्विड में होती है और उससे भी 4 से 6 गुना स्पीड जो है सॉलिड में होती है। ये डिपेंड करता है अलग अलग मेटल पर, ठीक है, अलग अलग सॉलिड पर। ये भी देखो, अभी हम आगे सबके कंपैरिजन भी देखेंगे, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया कि लाइट और साउंड में अगर हम बेसिक डिफरेंस की बात करें तो क्या क्या बेसिक डिफरेंस है कि जो लाइट है उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, साउंड को रिक्वायरमेंट है, ठीक है। लाइट जो है सॉलिड में सबसे कम हो जाता है बट साउंड जो है सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है। लाइट जो है ट्रांसफर वेव है, साउंड जो है लॉन्जिट्यूडनल वेव है, ठीक। लाइट जो है नॉन मैकेनिकल है, साउंड जो है मैकेनिकल है, ठीक है। तो ये इतनी चीज हो गई। अब देखो हम अलग अलग गैसेस में, अलग अलग लिक्विड में थोड़े से साउंड की स्पीड को देख लेते हैं एक बार, कि मैंने ओवरऑल स्पीड तो आपको बता ही दी जो कि गैस में होती है, ठीक है। कितनी होती है साउंड का स्पीड, 1200 किलोमीटर पर आवर, है ना। एक घंटे में जो ध्वनि है वो 1200 किलोमीटर तय कर सकती है, ये उसका एक एवरेज हम मान सकते हैं एयर के अंदर स्पीड होता है। फिर ये स्पीड जो है टेम्परेचर पर भी निर्भर करती है ना। वायु में कितनी आर्द्रता है, नमी कितनी है, मतलब मॉइस्चर कितना है, उस पर भी डिपेंड करेगी। क्योंकि अगर मॉइस्चर आ गया एयर के अंदर तो वाटर मॉलिक्यूल्स बढ़ गए, और वाटर मॉलिक्यूल्स बढ़ गए मतलब कि क्या हुआ कि वहां पर लिक्विड आ गया, और लिक्विड आ गया मतलब साउंड का स्पीड बढ़ जाएगा। तो देखो जरा कि कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग गैसेस में, है ना, अलग अलग गैसेस में साउंड का स्पीड बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पर पहले आप कंपेयर करो तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 259 मीटर पर सेकेंड में है ये सारी स्पीड, है ना। तो 259 गैस में है और सॉलिड में देखो जरा, सॉलिड में कितना हो रहा है, 1960, मतलब लगभग 2000। तो आप देखोगे कि ये 250 से कहां पर पहुंचा है, 2000। कितने गुना बढ़ गया, 8 गुना, ठीक है। गैस में जो ध्वनि की गति है वही गति अब ठोस में कितनी हो गई, 8 गुना बढ़ गई, ठीक है। तो ये अभी हमने बात की थी। तो कार्बन डाइऑक्साइड में 259 मीटर पर सेकेंड, ऑक्सीजन में 316 मीटर पर सेकेंड। यहां पर भी हम रीजन देखते चलो, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, 2 मॉलिक्यूल से, मतलब 2 एटम से इसके अंदर, ठीक है। तो इसी वजह जो है, और आपका जो ऑक्सीजन है उसमें कितने मॉलिक्यूल से, 2 मॉलिक्यूल से। अब इन गैसों में भी इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जितने ज्यादा पास होंगे साउंड का स्पीड उतना ज्यादा होगा, हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक। हीलियम में देखोगे तो 965, एयर में जो नॉर्मल एयर है जो सबका मिक्सचर होती है उसमें 331 मीटर पर सेकेंड, ऑक्सीजन में 316 मीटर पर सेकेंड। लिक्विड की अगर बात करें तो वाटर में देखो साउंड का स्पीड 1489, ठीक है। मर्क्यूरी में 1450 मीटर पर सेकेंड। इथेनॉल मतलब कि अल्कोहल में 1162 मीटर पर सेकेंड। फिर सॉलिड की बात करो तो लेड में देखोगे आप 1960 मीटर पर सेकेंड। कॉपर में देखेंगे तो 5010 मीटर पर सेकेंड। ग्लास में देखोगे तो 5640 मीटर पर सेकेंड, और स्टील में भी 5960 मीटर पर सेकेंड, मींस कि सॉलिड में सबसे ज्यादा है। अब देखो एक और चीज होती है कि जैसे हम कहते हैं ना कि जो एनिमल्स होते हैं, जंगल में जो जानवर होते हैं, उनको अगर कोई भी ऐसा इमरजेंसी होने वाली हो, जैसे कोई भूकंप आने वाला हो, ठीक है, कोई तूफान आने वाला हो,
या कहीं पर आग लगी हो तो उनको पहले इन्फॉर्मेशन लग जाती है ना, वो वहाँ से भाग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि भाई सबसे ज़्यादा ये जो फिनोमिना होता है ये आप एलिफेंट्स में, हाथियों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कि भाई कहीं पर कोई भूकंप आता है तो हाथियों के झुंड में जो है खलबली मच जाती है, मतलब कि वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हैं, थोड़ा सा केयरफुल हो जाते हैं। क्यों होता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा साउंड कहाँ ट्रेवल करता है? सॉलिड में। सॉलिड का मतलब जो अर्थ है हमारी, है ना, वहाँ पर जो वाइब्रेशन हो रहा है उस वाइब्रेशन को फील कर सकते हैं एनिमल्स, और इसी वजह से उनको, और वहाँ पर साउंड का जो साउंड वेव है उसका स्पीड बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उनको आसानी से पता चल जाता है कि कोई ना कोई यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे चले हम, तो अगला जो फिनोमिना है उसकी बात करते हैं। अगला फिनोमिना है हमारा इको, मतलब कि आवाज़ का गूंजना। हमने देखा होगा कि हम कहीं किसी खाली जगह पर खड़े होते हैं और कुछ बोल रहे हैं तो साउंड जो है इको होता है ना, हम तक आता है और हमें डबल डबल साउंड सुनाई देता है। कोई पुराने जो महल होते हैं या पहाड़ों पर हम जाते हैं और चिल्लाते हैं तो वहाँ पर जो है साउंड एक तरीके से जो इको होकर हमें सेम साउंड वापस सुनाई देता है। तो ये भी साउंड का एक फिनोमिना है। अब इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है भाई? हर जगह तो आप चिल्लाओगे तो आवाज़ आप तक वापस नहीं आएगी, मतलब साउंड इको नहीं होगा। कुछ ऐसी स्पेशल जगह होती है या कुछ ऐसा उसमें स्पेशल कंडीशंस होती है कि अगर वो कंडीशन वहाँ पर है तभी साउंड इको होगा, अदरवाइज वो साउंड इको नहीं होगा। ठीक है, तो वो कंडीशंस क्या क्या होती है पहले देखें। तो पहला जो कंडीशन है वो ये है कि जो साइज ऑफ रिफ्लेक्टिंग पार्टिकल्स, भाई देखो जैसे ये मान लो कोई दीवार है, ठीक है, या मान लो कोई पहाड़ है ना, यहाँ पर पहाड़ है, यहाँ पर कोई पर्सन है खड़ा हुआ और वो चिल्ला रहा है ना, वो साउंड जो है यहाँ से क्रिएट कर रहा है। फाइन, अब ये जो साउंड है ये इस इन पहाड़ों से या इस दीवार से टकराकर वापस इस तक पहुंचेगा तो ही उसको हम कहेंगे कि इको हो रहा है ना। तो देखो क्या होता है कि यहाँ पर जो साउंड जैसे इसने कुछ बोला, कुछ चिल्लाया, तो अगर साउंड की जो वेवलेंथ है, ठीक है, मतलब साउंड एक वेव है और वेव की एक क्वालिटी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है वेवलेंथ। तो अगर साउंड की वेवलेंथ जो है, ठीक है, वो उससे बड़ा है अगर पार्टिकल का साइज, ठीक है, साउंड की ये पहाड़ जिस भी कणों से बना है उन कणों का आकार, उन पार्टिकल्स का जो साइज है वो इस बोलने वाले की जो साउंड है उसकी वेवलेंथ से अगर ज्यादा होगा तो ही साउंड क्या करेगा? इको करेगा। ये पहली कंडीशन है। ठीक है, मतलब कि आपने कुछ बोला, आप तक वापस साउंड अगर सुनाई दे रहा है, इको अगर हो रहा है, दैट मीन्स कि जिस सरफेस से वो रिफ्लेक्ट होकर आया है उस सरफेस के पार्टिकल्स का साइज आपके द्वारा प्रोड्यूस होने वाले साउंड की वेवलेंथ से बड़ा है। ठीक है, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन अगर हम देखेंगे तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड शुड बी सफिशिएंट। भाई आप अगर कहीं पर खड़े होकर धीरे से बोल रहे हो तो साउंड तो इको नहीं होने वाला। भाई पहाड़ों पर हम चले गए और वहां पर हमने धीरे से बिल्कुल खड़े खड़े बोल दिया, कोई भी साउंड निकाला तो वो इको होगा क्या? नहीं होगा। तो उसके लिए सफिशिएंट इंटेंसिटी, मतलब कि एक प्रॉपर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है कि आप भाई थोड़ा जोर से हमें बोलना पड़ेगा तभी साउंड इको होगा, अदरवाइज हम मन में ही बोल लेंगे तो साउंड इको होगा क्या? नहीं होगा। तो एक सफिशिएंट एनर्जी या एक सफिशिएंट जो है वहां पर हमें इंटेंसिटी की जरूरत होगी। ठीक, अगला जो आपका कंडीशन है इको के लिए वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कैसी है? डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड। ठीक है, कैसा डिफरेंस भाई? ओरिजिनल साउंड का मतलब कि जो साउंड हमने बोला है, और रिफ्लेक्टेड साउंड का मतलब कि जो आवाज टकराकर वापस आ रही है। तो जो चीज हमने बोली है वही टकराकर जब तक हमारे पास वापस आती है, उन दोनों में जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए? इट शुड बी 0.1 सेकेंड। और ये सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन है, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि भाई आपने जो बोला वो आपको वापस जब सुनाई देगा तो उसमें कितना अंतर होना चाहिए? 0.1 सेकेंड का। ऐसा नहीं कि जैसे ही हमने कुछ बोला और वो साउंड तुरंत हम तक वापस आ गया। तो इसलिए हमारे कानों में एक साथ दो साउंड पड़े। भाई पहला जो साउंड है वो तो चल ही रहा है, जब तक वो खत्म नहीं होता है तो दूसरा साउंड टकराकर आ जाता है, जिसकी वजह से हम केवल एक ही साउंड सुन पाते हैं। भाई आवाज टकराकर तो हर जगह से वापस आती है। ठीक है, हम इस रूम में भी अगर बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो भी आवाज टकराकर हमारे कानों तक आ रही है, पर उस टकराने वाली आवाज में और हमारे द्वारा बोली गई आवाज में जो समय का अंतर है वो कितना है? वो 0.1 से भी कम है, मतलब वो तुरंत वापस आ गई। इसीलिए हम उस इको को नहीं सुन पाते हैं। ठीक है, इको हमें कब सुनाई देगा? कि हमने कुछ बोला और थोड़ी देर के बाद वो आवाज हमारे पास आए,
तब हमको सुनाई देगा कि यहाँ पर इको हो रहा है। तो यही एक स्पेशल और एक महत्वपूर्ण कंडीशन होती है। एक परिस्थिति ये होनी चाहिए कि जो ओरिजिनल साउंड जो हमने प्रोड्यूस किया है और जो रिफ्लेक्टेड साउंड है जो टकरा कर आया है, उन दोनों के बीच में टाइम का जो डिफरेंस है वो होना चाहिए 0.1 सेकेंड, अदरवाइज आपको इको नहीं सुनाई देगा। बात समझ में आ गई? तो ये इको की कंडीशन होती है, और इको जो है साउंड से रिलेटेड एक फिनोमिना है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। ठीक, और यही तो वजह होती है कि पुराने महलों में क्या होता है कि पुराने महलों की छतें बहुत ऊंची होती है ना, तो वहाँ पर जब हम बोलते हैं तो साउंड को हम तक वापस आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए वो आवाज़ हमें कैसी लगती है कि गूंज रही है। पहाड़ों में भी यही होता है, ठीक है, तो इसी वजह से वहाँ पर गूंज सुनाई देती है। ठीक है, चलिए, तो अब अगला हम बात करें सोनार के ऊपर। साउंड से रिलेटेड जो टॉपिक है वो आ रहा है हमारा सोनार, है ना। तो सोनार क्या होता है, देखो जरा, सोनार एक किसी ने नाम सुना है क्या सोनार का कभी? ठीक है, रडार का नाम सुना होगा, सोनार का नाम सुना होगा। रडार का यूज जो है वो एयर में किया जाता है ना, सोनार का यूज पानी में किया जाता है। ठीक है, चलो हम इसको समझते हैं ये क्या होता है। सोनार का सबसे पहले तो जो फुल फॉर्म होता है वो होता है साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, तो देखो ये क्या होता है, इसको पहले समझें। साउंड नेविगेशन, अब हमने देखा होगा कि जो सी होता है हमारा या कोई भी रिवर होता है उसमें कई तरीके की बोट्स चलती हैं, है ना। तो नदियों में तो खैर ठीक है, सबको रास्ता पता होता है क्योंकि नदियाँ उतनी बड़ी नहीं होती है कि कहाँ से कहाँ जाना है, और जहाँ पर नदी बहती है वो एक ही रूट होता है। ठीक, बट सी में ऐसा नहीं होता। समंदर में बहुत बड़ा समंदर है, उसमें जहाज़ों को कहाँ जाना है, किस किनारे, वहाँ तो कोई किनारा तो है नहीं, एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर जाना है। ठीक है, तो ये मान लो ये हमारा इंडिया है, अब इंडिया से उसको श्रीलंका जाना है, तो यहाँ पर कोई रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है, कोई हाईवे नहीं है, कुछ नहीं है ना। समुद्र में पानी भरा हुआ है, पानी के अंदर क्या चीज़ है, पानी के अंदर पत्थर है, ठीक है, जिससे जहाज टकरा सकता है, पानी के अंदर कोई बड़ा एनिमल है जिससे जहाज टकरा सकता है, या पानी के अंदर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, समुद्र की गहराई वहाँ कितनी है, इन सभी चीज़ों की जानकारी उस जहाज चलाने वाले कैप्टन को होनी चाहिए। अदरवाइज उसका जो शिप है, उसकी जो बोट है वो सेफ नहीं रह पाएगी। भाई वो बोट चला रहा है, उसको नहीं पता है, रात में भी चलते हैं आजकल तो शिप, तो वो रात में शिप चल रहा है बट उसको नहीं पता है कि समंदर में पानी में आगे क्या है। भाई जैसे टाइटैनिक के साथ हुआ था, हम सभी ने मूवी देखी है कि टाइटैनिक किससे टकरा गया था, आइसबर्ग से टकरा गया था। तो उस समय अगर ये टेक्नोलॉजी होती है ना, तो जो हमारा टाइटैनिक है वो आइसबर्ग से टकराता क्या? नहीं टकराता। तो दैट मीन्स कि सोनार क्या है, सोनार एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा यंत्र है जिसमें क्या होता है कि देखो मैं आपको बताता हूं सोनार क्या करता है। मान लो ये हमारा कोई बोट है इस तरीके से, है ना, ज़्यादा अच्छे से तो डायग्राम मैंने ये देखो, इसको थोड़ा हम ऐसे बना लेते हैं। ये कोई बोट है ना, मान लीजिए अब ये समंदर में चल रही है, ये नीचे पूरा पानी भरा हुआ है इस तरीके से, फाइन। अब रात है या दिन है जो भी है, यहाँ पर अगर पानी के नीचे यहाँ पर कोई बड़ी चट्टान है जिससे वो टकरा सकती है, क्योंकि हमें पता है कि जो बोट्स होती हैं वो थोड़ा सा पानी में भी डूबी हुई होती है ना। तो इसलिए जब ये चल रही है, अब जो भी पर्सन इसको चला रहा है उसको पानी के अंदर तो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हमारी आंखों की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो पानी के आर पार देख सके। ठीक, तो यहाँ पर हमें नहीं पता है कि यहाँ पर चट्टान है। तो अब क्या किया है कि इसके नीचे, बोट के नीचे एक एपरेटस लगा दिया है जिसको बोला जाता है सोनार, है ना। एक इंस्ट्रूमेंट लगा दिया, एक तरीके का एक यंत्र लगा दिया जिसको हमने क्या कहा, सोनार। अब ये सोनार क्या करता है, ये सोनार जो है अपने अंदर से ध्वनि तरंगों को उत्पन्न करता है, मतलब कि यहाँ से वो क्या करता है, एक तरीके की अल्ट्रासाउंड, जो साउंड की वेव्स हैं उनको प्रोड्यूस करता है, कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस करता ही रहता है ना। तो यहाँ से लगातार साउंड की वेव्स निकल रही हैं। अब अगर यहाँ पर चारों तरफ ये साउंड की वेव्स जा रही है, तो अगर मान लीजिए इन साउंड की वेव्स के रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट आता है, तो वो उस ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस कहाँ जाएगी, उसी एपरेटस तक जाएगी। ठीक है, तो जो सोनार होता है उसमें दो चीजें होती है, एक तो होता है ट्रांसमीटर जो कि साउंड को प्रोड्यूस करता है, और दूसरा होता है रिसीवर
दूसरा होता है रिसीवर। ठीक है, तो अब अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है तो उससे टकराकर वो साउंड की वेव वापस आ गई, और वापस आ गई तो उस रिसीवर ने उसको क्या कर लिया, उसको कैच कर लिया। कैच करने के बाद वो ये कैलकुलेट करता है कि वो साउंड वेव कितनी देर बाद वापस आई है, मतलब कि उसमें डिफरेंस कितना है, जो साउंड उसने प्रोड्यूस किया था वो साउंड वापस कितने समय के बाद उस तक पहुंची है। और वो इन चीज़ों का भी ध्यान रखता है कि पानी में चल रहा है जहाज तो साउंड की स्पीड पानी के हिसाब से वो कैलकुलेट करता है। ठीक, फिर पानी का पीएच, पानी का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ये चीज़ें होती हैं, और हम इसको बहुत ही सिंपल वे में समझ रहे हैं कि इसका बेसिक फंडामेंटल जो फिनोमिना है वो क्या है। इसने साउंड प्रोड्यूस किया, साउंड टकराकर उस तक वापस पहुंचा, तो वो क्या समझेगा, वो समझेगा कि साउंड इतने, पहली चीज तो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है जिससे टकराकर साउंड वापस आया है। दूसरी चीज साउंड कितनी देर बाद आया है, उससे वो क्या पता लगाएगा कि वो ऑब्जेक्ट कितनी दूर है। भाई ज्यादा दूर होगा तो साउंड देर से आएगा, थोड़ी पास होगा तो साउंड फटाफट आ जाएगा, इस वजह से वो पता लगा लेता है। ठीक, फिर मान लीजिए उसने इस तरीके से साउंड प्रोड्यूस किया है और उस साउंड की वेव्स में से कुछ वेव्स वापस आई है और कुछ नहीं आई है, तो उससे क्या पता चलता है ऑब्जेक्ट क्या चीज है, उस ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, ये भी पता चल जाता है सोनार से। बात समझ में आ रही? सोनार एक ऐसा यंत्र है जिससे ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं। ध्वनि तरंगे सामने वाले ऑब्जेक्ट से जाकर टकराती हैं, उससे टकराकर वापस आती हैं रिसीवर के पास। रिसीवर उनको कैलकुलेट करके ये पता लगाता है कि वो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, कितनी दूर है। ठीक है, उसका साइज, शेप वगैरह, डिस्टेंस सब पता लगा लेता है। ठीक है, तो जिसकी सारी इंफॉर्मेशन किसको दी जाती है, बोट चलाने वाले जो कैप्टन है उसको दी जाती है, ताकि वो उस जगह से अपनी बोट को बचाकर निकाल ले, या अपने जहाज को या अपने शिप को बचाकर जो है निकाल करके ले जा सकता है। ठीक, तो ये होता है सोनार सिस्टम। सोनार सिस्टम जो है नेचुरली कई एनिमल्स में भी होता है, जैसे आउल होता है, जो उल्लू होता है वो रात में उड़ता है, उसकी आंखें नहीं होती, मतलब वो देख नहीं पाता, रात में आंखें तो होती है उसकी। बैट्स होती, चमगादड़, वो भी रात में ट्रेवल करती है। उसके अलावा जो डॉल्फिन्स होती है समुद्र में, वो भी सोनार का ही यूज करती हैं। ये तीनों ही एनिमल अपने अंदर से अल्ट्रासाउंड जो वेव्स होती हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, बहुत तेज आवाजों को लगातार निकालते हैं। चमगादड़ भी उड़ता है तो उड़ते समय ध्वनि तरंगे निकालता है। अगर उसके सामने कोई दीवार है, कोई पेड़ है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो साउंड उससे टकराकर वापस आता है। तो उसका जो ऑर्गन है एक रिसीवर्स, वो भी रिसीवर की तरह काम करता है। वो उन साउंड वेव्स को कैलकुलेट करके बताता है कि भाई चमगादड़ समझ जाता है कि उसके सामने कोई पेड़ है, कोई दीवार है, कोई घर है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो उसको सबको अपने माइंड में कैलकुलेट कर लेता है। मतलब कि ये जो सोनार सिस्टम है वही उसकी आंखें होती है। यही उल्लू के साथ भी होता है, यही डॉल्फिन्स के साथ भी होता है। ठीक, तो साउंड नेविगेशन जो सिस्टम होता है उससे हम पानी के अंदर की जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उन सबका पता लगा सकते हैं। समंदर की गहराई का पता लगा सकते हैं, या जासूसी के लिए भी इसका यूज किया जाता है। भाई जैसे दुश्मन की पनडुब्बी अगर समुद्र में चल रही है ना, और अगर वो समुद्र में चल रही है तो उसका पता कैसे लगाया जाएगा, क्योंकि समंदर में बहुत गहराई में होती है, आंखों से देखना मुश्किल है। इसीलिए हम क्या करते हैं, सोनार का यूज करते हैं। कंटिन्यूअसली हमारे जहाजों से सोनार की जो रेज है या जो अल्ट्रासाउंड वेव्स है वो निकलती रहती हैं। अगर मान लो यहाँ कहीं पर कोई पनडुब्बी है ना, सबमरीन्स है, तो वो उससे टकराकर वापस आएंगी, और यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि हमारे जो वाटर का जो पूरा फील्ड है या एरिया है, या हमारा जो समुद्री सीमा है, उसके अंदर दुश्मन की कोई सबमरीन्स आ चुकी है, और फिर हम उससे लड़ने के लिए या उसको रोकने के लिए कोई भी उपाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये साउंड नेविगेशन सिस्टम होता है जिसका यूज बहुत ही, और यही सिस्टम एयर में अगर करोगे यही चीज, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रडार। रेडार में रेडियो वेव्स होती हैं जो कंटिन्यूअसली हवा में रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट करती रहती, छोड़ती रहती हैं। वो रेडियो वेव्स अगर किसी एरोप्लेन से टकराएंगी तो वापस आएंगी, तो रिसीवर को पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमारे हवाई क्षेत्र में कोई दुश्मन का जहाज घूम रहा है ना। तो सेम चीज़ अगर पानी में होगी तो उसको सोनार कहेंगे, अगर वो एयर में होगी तो उसको क्या कहेंगे, रडार कहेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना इनफ है। कल हम इसी से संबंधित जो ईयर होता है हमारा, भाई ये बायोलॉजी में आ जाएगा हमारा पूरा चैप्टर, है ना, तो इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ईयर हमारा जो ऑर्गन होता है वो भी हमें सुनने में मदद करता है। तो वो कैसे काम करता है, उसके अंदर क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं, उसको हम डिटेल में कल नेक्स्ट वीडियो में जो है हम बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स?